राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए प्यार और मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, आज हम एक नया जो एक्ट पढ़ रहे थे, सेक्शन पढ़ रहे थे, उसी सेक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब उस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ते हुए आपको एक छोटा सा मोटिवेशन के लिए 1 मिनट आपका लेंगे। एक कोट मिला था, मैं फिलोसफी की कुछ एक बुक देख रहा था, वहाँ था अपने जॉन स्टुअर्ट मिल का था, एक संतुष्ट सूअर होने से एक असंतुष्ट मनुष्य होना बेहतर है, और एक संतुष्ट मूर्ख से एक असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। देखो, यहाँ पर जब बात कहते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि एक संतुष्ट सूअर चाहे कितना ही संतुष्ट हो जाओ, उससे बेटर कौन रहेगा? एक असंतुष्ट मनुष्य उससे बेहतर रहेगा। और एक संतुष्ट है और मूर्ख है, उसको लगता है कि सब ठीक है भाई, खाओ पियो मौज करो आनंद करो, ठीक नहीं, और जीवन में कुछ नहीं धरा है। वो संतुष्ट है पर मूर्ख है, तो उसकी अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना बेटर रहेगा। तो यहां बात करने का यह संदर्भ है कि आप अपने ज्ञान को नित्य प्रतिदिन डेली के डेली बढ़ाते रहिए, ठीक ना। हर दिन अपने आप में सोचिए किस प्रकार से इंप्रूवमेंट किया जाए, कैसे डेली के डेली इसके अंतर्गत अपन और अच्छा काम करें। हर दिन आप अच्छा काम करोगे तो एक दिन अच्छे काम का आपके बिल्कुल 100% काम हो जाएगा और आपको सफलताएं मिलना तय है और निश्चित है। तो आप बिल्कुल करें। और यदि आपने सोचा है नदी पार करना है और आप पुल पार कर रहे हो, तो आप पुल ही पार कर रहे हो। नदी पार करने के लिए नदी में कूदना पड़ेगा। देखो, यदि आपने सोचा है कि आप ईओ के अंतर्गत ऑफिसर बनना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको इस नदी के अंतर्गत उतरना ही पड़ेगा। यदि आप छोटे छोटे पुलों के माध्यम से आप सोचोगे कि मैं बिल्कुल इस शॉर्टकट मेथड से काम चल जाए और मैं निकल जाऊं, तो आपको पुल ही पार होगा, नदी पार उससे नहीं होगी। ये दैट्स फाइनल है, ये बिल्कुल नियम है। देखो, चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, हम इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नगर पालिका के गठन और शासन है, जो अध्याय 2 था, जहां धारा 3 से लेकर के अपने 50 तक थी, धारा 3 से लेकर के 50 तक थी, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। कार्य संचालन और वार्ड समिति जो अपने अध्याय 3 था, इसके अंतर्गत धारा 51 से लेकर के ये अपने 66 तक इसको भी कंप्लीट कर लिया। फिर जो नगर पालिका का संपत्ति थी, ये 67 से लेकर के ये नगर पालिका की जो संपत्ति थी 67 से लेकर के 75 तक थी। नेक्स्ट अपने जो नगर पालिका की वित्त और जो नगर पालिका की निधि थी, नगर पालिका का वित्त और नगर पालिका की निधि है, ये अपने 76 से लेकर के 89 तक है। अब ये सारा जो अपन चैप्टर है इसके अंतर्गत कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा अपन ने देखो योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना पढ़ लिए, इंदिरा गांधी पढ़ लिए, अमृत मिशन, हृदय मिशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड योजना। तो इस प्रकार से हमने शुरू किया था तो बिल्कुल वाइड लग रहा था। अब धीरे धीरे ये सिंक्रोनाइज हो रहा है। आपको कुछ ही दिनों के अंतर्गत लगेगा ये सिलेबस के अंतर्गत पूरा येलो हो गया। इसका मतलब आपने कंप्लीट कर दिया है। अब जितना अपना टाइम लगा है उससे आप ये मान करके चलो कि उसका एक टाइम ही लगेगा। यदि हम 2.5 से 3 महीने के अंतर्गत इस चीज को पढ़ा है तो आप अगले 1 महीने के अंतर्गत कर लेंगे, फिर आप 15 दिन में इसका चीज का रिवीजन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपका शॉर्ट प्रोसेस फिर हो जाएगा। तो इसीलिए आप अच्छे से पढ़ते रहे। आई होप आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। एक बार इसको सिलेबस को देख लीजिए। 5 अक्टूबर का जो टेस्ट है, अभी भी जो लोग टेस्ट से नहीं जुड़े हैं वो टेस्ट से जुड़े हैं। हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो जरूर देखें, उससे आप मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अब देखो, इसमें संपूर्ण अगस्त माह की क्रोनोलॉजी है, ध्यान रखना है। इसमें उद्देशिका और मूल अधिकार नया एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। इसमें मध्यकालीन प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है, इसका आपको पीडीएफ भेज दी गई है। अब जो अध्याय 4 है 67 से 75, इसको भी अपन ने थोड़ा सा इसमें डाला हुआ है। जो अध्याय 5 है 76 से 89 नगर पालिका वित्त और नगर पालिका की निधि, ये आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपना ये अमृत मिशन पढ़ लिया, इंदिरा गांधी पढ़ लिया। कल अपन क्लास जो अध्याय 7 है, अध्याय जो 6 है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अध्याय 7 है 101 से लेकर के 105, ये नगर पालिका का जो राजस्व है उससे संबंधित धारे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट है ना, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल का जो रिवीजन किया फर्स्ट 1 और 2 मिनट के अंतर्गत, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में जाएंगे।
रिवीजन करना ये प्रोसेस है सारा का सारा। देखो धारा 81 क्या कहती है, पेमेंट नॉट टू बी मेड आउट ऑफ म्युनिसिपल फंड अनलेस कन्वर्टेड बजट ग्रांट। जब तक बजट अनुदान नहीं दिया जाए तब तक अपन उसको पेमेंट को खर्च नहीं कर सकते हैं। नगरपालिका जो निधि है उस निधि में से खर्च नहीं किया जा सकता है। यही बात लिखी हुई इंग्लिश में इजी रहता है थोड़ा सा। नगरपालिका निधि में से संदाय जो पेमेंट है नहीं किया जाना है जब तक वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। जब तक वह संदाय जब तक पेमेंट नहीं किया जा सकता जब तक बजट अनुदान में नहीं हो। परंतु यहां कुछ शर्तों में इनमें लागू हो सकता है। कब कब लागू हो सकता है इसको बिल्कुल शॉर्ट के अंतर्गत लिखा है। अब इसके अंतर्गत जो 85 तक है जो अपन ने इसके शॉर्ट नोट्स बने हुए वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। और वो सेंड भी अब मैंने इस प्रकार का सोचा है कि आप टेस्ट देने के लिए आपको बाध्य किया जाए तो आप टेस्ट देने के लिए वहां एंट्री करोगे, वहीं पे इस सेक्शन को डाला जाएगा। आप देखो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत मुझे करवानी है आपसे। देखो इसके अंतर्गत क्या है, कर तथा अन्य कोई धन या रिफंड आना हो, कोई भूलवश संग्रहित नगरपालिका की कोई निधि के अंतर्गत चला गया हो, भूलवश किसी जो संविदाकार था उसका कोई पेमेंट था वो चला गया तो वो भी नगरपालिका निधि के अंतर्गत नहीं होगा क्योंकि भूलवश से उसको वापस देना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा कोई लोकहित के अंतर्गत अपेक्षित कार्य के अंतर्गत भी अस्थायी फंड दिया जाता है और वापस से राज्य सरकार इसको दे देती है। खतरनाक रोगों के फैलने पर कोई प्राकृतिक आपदा हो और आ जाए ऐसी स्थिति हो जाए, राज्य सरकार के अपेक्षित कार्यों में नगरपालिका के विफल होने पर राज्य सरकार का आदेश विधिक कार्रवाई, कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई लो के अंतर्गत पैसे इनके लगे हुए तो उसके अंतर्गत होगा। नगरपालिका की संपत्ति या मानव जीवन में आई अचानक खतरे को टालने के लिए किया गया वह, यदि देखो कोई आपदा आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए या कोई भवन या बिल्डिंग हो कोई ध्वस्त हो जाए उसको ध्वस्त करनी पड़े या कोई खड्डा हो जाए उसको भरने के लिए अचानक ऐसा कोई घटना घट जाए तब इस नगरपालिका निधि में से निकाला जा सकता है। बाकी बजट अनुदान में शामिल होगा तभी अपन खर्च कर सकते हैं। वेतन और मजदूरी के मध्य ये यहां से क्वेश्चन अक्सर बनने की संभावना रहती है। चलो नेक्स्ट देखो 82 क्या कहता है, टेम्परेरी पेमेंट फ्रॉम म्युनिसिपल फंड फॉर वर्क्स अर्जेंट रिक्वायर्ड टू पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब कि जो नगरपालिका की निधि है इसके अंतर्गत से कोई टेम्परेरी फंड अस्थायी फंड निकाला जा सकता है और जब भी कब हो पब्लिक इंटरेस्ट हो, कोई लोकहित हो, लोकहित में निकाला जा सकता है। और उसका उपयोग कौन करेगी, जैसे सरकार ने किसी लोकहित के लिए निकलवाया और उसको सरकार वापस से क्या है इस निधि के अंतर्गत जमा करवाती है। देखो यही चीज लिखी हुई है। लोकहित में तत्काल अपेक्षित संक्रमों जो फंक्शंस हैं नगरपालिका निधि में से अस्थायी संदाय सरकार द्वारा लिखित आदेश से, ये भी ध्यान रखना। देखो यहां से क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लिखित आदेश से मुख्य नगरपालिका अधिकारी को लोकहितकारी भुगतान करने का कह सकती है और नगरपालिका के सामान्य कार्य प्रभावित नहीं हो। इसमें यह भी ध्यान रखना है नगरपालिका के जो सामान्य कार्य रोजमर्रा के काम है वो डिस्टर्ब भी नहीं होने चाहिए और निष्पादित समस्त कार्यों की लागत सरकार वापस नगरपालिका निधि में जमा करवाएगी। ये 82 के अंतर्गत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो 83 क्या कहती है, ये कहती है कि पावर इनक्योर एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। ये नगरपालिकाओं की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की संपत्ति। ये जैसे नगरपालिका है, अब नगरपालिका की सीमा के बाहर भी नगरपालिका की संपत्ति हो सकती है तो यहां पे भी उनको कुछ काम किया जा सकता है। यदि कोई फिजिकली असेस्ड कोई भौतिक संपत्ति है, कोई भौतिक अपने संपत्ति है उसका कोई सृजन किया जा रहा है, किसी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है या उनका रख रखाव कोई मेंटेनेंस किया जा रहा है और यह भी कब किया जा सकता है जब सरकार की पूर्व अनुमति हो, सरकार की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। 1 मिनट का विराम आया था उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट अगला देख लीजिए ना। देखिए तो ये जो नगरपालिका के अंतर्गत जो पूर्व अनुमति से भौतिक संपत्ति के अंतर्गत कोई सृजन करना हो और रख रखाव करना हो इसके अंतर्गत ये क्या है सरकार की अनुमति से वह कर सकती है। 84 के अंतर्गत क्या दिया है, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ म्युनिसिपैलिटी फंड एंड पर्टिकुलर पर्पज, विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अनन्य उपयोग। अनन्य उपयोग का मतलब यहां सीधी सी बात है कोई अन्य उपयोग भी किया जा सकता है। एक्सक्लूसिव यूज कोई विशिष्ट प्रयोजन के लिए, म्युनिसिपल फंड कोई पर्टिकुलर पर्पज किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहां पर कर सकती है। और कैसे, जब राज्य सरकार विभिन्न वर्गों की नगरपालिकाएं, किसी भी प्रकार की नगरपालिका हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका बोर्ड हो, सब के अंतर्गत ये नियम बना करके ऐसा खर्चा कर सकती है। नेक्स्ट धारा 85 क्या कहती है, लेखाओं का प्रचालन, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स क्या कहता है, नगरपालिका अधिनियम, इसमें नियम और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन नगरपालिका निधि का उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है जो नगरपालिका और राज्य सरकार चाहेगी तो इसमें उनका प्रचलन किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें बहुत सारे एक्ट के अंतर्गत लिखी हुई है। चलो जो आज की क्लास है वो अपन
यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, वो रिपीट रिवीजन क्लास हो गया, मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है अधिशेष धन का विनियोजन। देखो यहाँ से सीधी सी बात है, यहाँ से पता चल रहा है विनिधान, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी। देखो इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी का मतलब सीधा क्या है, जो आपकी अतिरिक्त धन है, अतिरिक्त धन का या अतिरिक्त धन या अपन कह देंगे जो सरप्लस मनी है, अधिशेष धन ही कह दीजिए, अतिशेष धन का निवेश या इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, निवेश से मतलब लिखा हुआ है। कैसे निवेश करना है भाई, देखो बहुत सारे इसमें जो स्टार बना करके अपन लिख रखे हैं, जहां आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको फटाक से पता चल जाएगा। नगरपालिका निधि, नगरपालिका निधि में लेखा शीर्षों में किसी भी जमा अधिशेष धन इसकी नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए तुरंत ही या शीघ्र ही उपयोग में किए जाने की आवश्यकता नहीं हो। नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नगरपालिका निधि के किसी अन्य लेखा शीर्ष में या पूर्णतः भागतः अंतरित किया जा सकता है। इसका मतलब कि यदि कोई बजट हेड है, बजट हेड है, अब बजट हेड के अंतर्गत जैसे आपने देखा होगा स्कूलों में भी जो अलग अलग फंड आते हैं, कोई अलग पीढ़ी के अंतर्गत खाते में आता है, कोई अपने उनके बजट हेड है जो अलग अलग बजट हेड होते हैं। तो अब बजट हेड की जो पोस्ट है उसको क्रिएट बजट हेड के अकॉर्डिंग किया जाता है, अलग अलग है। अब इस बजट हेड के अंतर्गत कोई काम था, कोई निर्माण का काम था, या इसके अंतर्गत कोई साफ सफाई से फंड था, तो इस बजट को इसके अंतर्गत जरूरत हो तो इसको बजट के अंतर्गत अंतरित किया जा सकता है। परंतु अब देखो यहां से तो सीधी सी बात है कि नगरपालिका निधि में अन्य लेखा शीर्षों को अंतरित किया जा सकता है, परंतु जहां पे भी परंतु आता ना, उस क्वेश्चन को आप 5 स्टार बना लीजिए, क्योंकि वो आपके अपवाद वाला क्वेश्चन है। वाणिज्यिक परियोजनाएं, यदि कोई भी कमर्शियली कोई परियोजना है, लेखा में जमा ऐसा अधिशेष धन नगरपालिका की निधि के सामान्य लेखा के अंतरित नहीं किया जाएगा। जो वाणिज्यिक परियोजना है, जो कमर्शियली रूप से कोई बड़ी प्रोजेक्ट है, कोई पुलिया बन रहा है या कोई भी कमर्शियल काम चल रहा है, बाजारों का नियमन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इसका अंतरित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे अधिशेष धन को उसकी उपधारा अधीन के अंतरित नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिबुद्धियां और लोक बचत स्कीम में अब भी कोई धन बच गया है तो वो उसका धन का क्या कर सकता है कि लघु बचत स्कीम, लघु बचत स्कीम या कोई अनुसूचित बैंक जो नगरपालिका द्वारा उधारित किया जाए, ब्याज पर जमा कराया जा सकता है। इनको एक्स्ट्रा पैसा है तो वो बैंकों के अंतर्गत जमा भी हो सकता है। यथापूर्वक विनिधान के उद्भूत लाभ या हानि, यदि कोई उस खाते में ऐसा कोई लाभ या हानि संबंधित है तो जमा या यथास्थिति में विकलित किया जाएगा। विकलित किया जाएगा, विकलित का देखो कितना टेढ़ा काम लिखा, डेबिट होता है। सीधे से अर्थ क्या है, डेबिट। जो आप क्रेडिट और डेबिट देखते हो, पैसा निकालने वाला है, वो उसका अंतर्गत लाभ हानि निकाला जा सकता है। अब जो 87 क्या कहती है, 87 क्या कह रही है, नगर पालिकाओं का बजट प्रांकलन तैयार करना। बजट प्रांकलन का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेटेड ऑफ म्युनिसिपलिटी, एक अनुमान तय कि भाई इस नगर पालिका के अंतर्गत इतनी इतनी चीजें खर्च होगा। ये नगर पालिका का जो बजट है, अब इस बजट को जो बनाने का काम है वो कौन करेगा, नगर पालिका अधिकारी करेगा। और कब तक करेगा, 15 जनवरी तक कर लेगा। ये डेटें ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आपके 5 स्टार यहां से बन रहा है। अब वर्ष में बजट प्रांकलन के साथ ही नगर पालिका की स्थापना अनुसूची भी तैयार करेगा। एक स्थापना क्या करेगा, अनुसूची भी साथ साथ में तैयार की जाएगी। यहां से भी क्वेश्चन बना सकता है। बजट के साथ में क्या करता है, स्थापन अनुसूची, एक अनुसूची अपन उसके भी कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उसके अंतर्गत लिखी जाती है अनुसूची के अंतर्गत। ऐसा बजट प्रांकलन नगर पालिका की वास्तविक आय और व्यय का प्रांकलन करेगा। वास्तविक आय कितनी है, व्यय कितना है, उसी के हिसाब से तो बजट बनाएगा। तथापि अनुमोदन के लिए नगर पालिका के प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय प्रांकलन वित्त समिति से अनुमोदित करेगा। ये देखो यहां से क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले अब ये बजट इन्होंने बना दिया मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने। अब यहां की भी हर जगह एक वित्त समिति होती है। ये वित्त फाइनेंस जो कमेटी है, ये इसको अनुमोदित कर देती है कि ठीक है, ये आगे बना दिया। अब क्या करेगा देखो, अब इसके बाद में कौन करेगा, ये जाएगा जो अपने हेड होता है, जो वहां का जो आपका अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष है जो इसको 31 जनवरी तक करेगा। देखो आगे पढ़ते हैं ना, जो धारा 4 और 5 की 79 की उपबंधों के अधीन रहते हुए बजट प्रांकलन विभिन्न लेखा शीर्षों के नगर पालिका की प्राप्ति की जाने वाली आय उपगत की जाने से पृथक पृथक वर्णित करेगा। अब क्या बात आती है, परंतु राज्य सरकार पूर्व अनुमोदन के बजट में निम्नलिखित कोई प्रस्ताव नहीं लेगा। यहां से आता देखो परंतु, क्वेश्चन बन गया यहां से परंतु कैसे, नए पदों का सृजन हो रहा है, ये रिक्त पदों को भरा जा रहा है, ये काम इस प्रकार से राज्य सरकार की बिना अनुमति के नहीं होगा। नए यान लेने के लिए, स्थावर संपत्ति, कोई स्थायी संपत्ति लेने के लिए,
या किसी प्राइवेट संस्था के व्यक्ति को अनुदान देना हो, किसी अन्य मामले के लिए राज्य सरकार के समय समय निर्दिष्ट किया जाए। राज्य सरकार कहे कोई भी दूसरा मामला हो तो भी इसके अंतर्गत नहीं दिया जाता है। बजट प्रांकलन उन दरों को वर्णित करेगा जिन पर अगले वर्ष की नगर पालिका के विभिन्न कर, अधिभार, उपकर और फीस उद्ग्रहित की जाती है। अब बजट प्रांकलन कैसे लगाएगा भाई, पता उसका जो अगले वर्ष के अंतर्गत वो कितने कर लिए जा सकते हैं, कितने सरचार्ज हैं, कितने उसके टैक्स वगैरह जो फीसें वगैरह है वो ली जाएगी। बजट प्रांकलन अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में ली गई धनराशि को भी वर्णित करेगा। यदि उसको लगता है कि ये काम करना जरूरी है और असेंशियल है और नगर पालिका के विकास के लिए, तब वह कितना ऋण लेगा उसके अंतर्गत, जो बजट घाटा कहते हैं अपन, कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया है वो भी इसके अंतर्गत वर्णित करेगा। अब ये बात तो कर दी नगर पालिका अधिकारी ने, कब की, 15 जनवरी तक की। किसकी सिफारिश से की, तो वित्त समिति की सिफारिश से की। अब बात आती है अध्यक्ष। अब अध्यक्ष क्या करेगा, इस जो बजट है इस बजट को 31 जनवरी तक पश्चात नहीं हो, 31 जनवरी से पहले पहले इसको अपने उसके कार्यपालिका समिति के नियत किया जाएगा और वो उसको बजट प्रांकलन करेगा, उसको प्रस्तुत करेगा, मीटिंग के अंतर्गत रखेगा और उसे प्रत्येक वर्ष की 15 फरवरी को नगर पालिका द्वारा पारित किया जाएगा। 31 जनवरी को तो अध्यक्ष ने रख दिया, इन्होंने वापस से इसका लेखा जोखा देखा, बात सही है, तो फिर 15 फरवरी तक नगर पालिका के अंतर्गत पारित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बजट प्रांकलन के ऐसे प्रारूप में ऐसी रीति से तैयार प्रस्तुत अंगीकृत किया जाएगा जो बनाया जाएगा जो ऐसे मामलों जो इसके नियमों के अकॉर्डिंग होगा। अब देखो धारा इसके सब सेक्शन 7 क्या कहता है इसका, यह कहता है कि अधीन वार्षिक तालिका के अधीन तैयार किया गया बजट प्रांकलन के साथ संलग्न किया जाएगा। जो उनकी वार्षिक क्या प्लानिंग की गई है वो भी इसके साथ में बजट के साथ में संलग्न की जाती है। तो ये सारा बात आ गई है। सबसे पहले 15 जनवरी तक पेश कर दिया इन्होंने, फिर 31 जनवरी तक अध्यक्ष महोदय ने किया और 15 फरवरी तक इसको पास करेंगे। अब भी 15 फरवरी तक ये भी पास नहीं कर रहे हैं, तब क्या करेगा, 28 फरवरी से पहले पहले नगर पालिका का जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, ये इसको राज्य सरकार के समक्ष पेश करेगा और उसी को नगर पालिका का बजट प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाएगा। अब फिर राज्य सरकार उस पर अनुमोदन का काम करेगी। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है नगर पालिका बजट के प्रांकलन की मंजूरी। ये तो देखो निर्माण की बात कही है अपने, पहले 87 के अंतर्गत जब अपन ने बात की थी, देखो 87 में तो बजट को तैयार करने की बात की है, और जो 88 है इसके अंतर्गत अपन ने मंजूरी किस प्रकार से दी जाती है ना, ये वैसे अपन ने डिस्कस कर लिया है। नगर पालिका बजट प्रांकलन की विचार करेगी और प्रत्येक फरवरी के 15 फरवरी तक ऐसे परिवर्तनों को 7 दिन में आवश्यक समझे आगामी वर्ष के लिए बजट प्रांकलन अंगीकार करेगी और उसके प्रति किसको देगी, प्रति निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। यदि बजट प्रांकलन को विचार के पश्चात राज्य सरकार की यह राय हो कि नगर पालिका के हित में बजट प्रांकलन को परिवर्तन किया जाए, तो आवश्यक हो तो वह परिवर्तन करने के लिए नगर पालिका को निर्दिष्ट कर सकती है और नगर पालिका के लिए बाध्यकारी होगी। जैसा राज्य सरकार कहेगी वह नगर पालिका को मानना पड़ेगा। अब देखो, इसमें कुछ अमेंडमेंट के बाद में 2 चीजें शामिल की गई। क्या शामिल की गई है? शामिल ये किया गया है, जहां कोई नगर पालिका की उपधारा 1 के बजट प्रांकलन पारित करने में विफल रहती है, तो बजट प्रांकलन तैयार करने की उसी फरवरी, अपन ने ये चर्चा कर ली वैसे, 28 दिवस को उस राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, नगर पालिका का अधिकारी करेगा और राज्य सरकार बजट प्रांकलनों के उपांतरण सहित बिना अनुमोदित करेगी और नगर पालिका द्वारा पारित किया हुआ समझ लेगी। उसमें जरूरी नहीं है, यदि 15 फरवरी तक जो नगर पालिका का नहीं कर पा रही है, तब वो मुख्य जो नगर पालिका का अधिकारी है राज्य सरकार को देगा और उसको पारित मान लिया जाएगा। एक बात यहां पर और चीज लिखी हुई है, क्या चीज लिखी हुई है, नगर पालिका निधियों में से किसी व्यय के संबंध में कोई कार्य आदेश मंजूरी अनुमोदित बजट में समुचित उपबंध के बिना ऐसे मामलों में राज्य सरकार से विनिर्दिष्ट रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो के सिवाय न तो अनुमोदित की गई है न जारी की गई है, ऐसो चीज को वह किसी भी प्रकार से खर्च नहीं करेंगे। और यदि कोई खर्च करते हैं या कोई उसका बजट का बिना राज्य सरकार के अनुमोदन के काम कर रहे हैं, तो संयुक्त और पृथक उत्तरदायी होंगे और उनसे ही वसूली की जा सकती है। ये यहां पर 88 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, धारा 89 क्या कहती है। धारा 89 कहती है कि बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति, पावर ऑफ अल्टर बजट ग्रांट, किसी भी जो बजट है उसको किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है, और चेंज करने के लिए हमेशा वित्त समिति की सिफारिश जरूरी है। देखो, किसी भी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम बढ़ा सकेगी, ठीक है, और क्या कर सकती है, अतिरिक्त बजट अनुदान
कर सकेगी। और क्या किया जा सकता है? अन्य शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम अंतरित कर सकेगी, हस्तांतरण कर सकेगी। ठीक है, किसी शीर्ष के अधीन बजट के अनुदान की रकम घटा भी सकती है। इसका मतलब रकम को बढ़ा सकती है, रकम को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, इसको हस्तांतरण कर सकती है और ये सारे काम कर सकते हैं। और परंतु देखो आ गया, 5 स्टार लगा दीजिए। परंतु वित्त समिति की सिफारिश के बिना खंड क या खंड ख या ग, ये सारी बातें, ये सब किसकी समिति रहेगी? वित्त समिति तो जरूर रहेगी। इसको परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले किसकी अनुमति चाहिए? तो वह है वित्त समिति की अनुमति चाहिए। तो ये तो अपन ने बात की 89 के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत एक अमेंडमेंट हो रखा है, 89 का अमेंडमेंट हो रखा है। इसको अपन को अच्छे से देखना है, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बिल्कुल बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है पर छोटा सा है। देखो धारा 89 के क क्या कहती है? नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवाओं की निधि का गठन। भाई जो नगर के अंतर्गत रह रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए आधारभूत सेवाएं, जैसे उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, उनके लिए सड़कों की व्यवस्था और भी जो भी उनके लिए कोई आवास की व्यवस्था, इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसके लिए निधि का गठन किया गया है। यह निधि क्या है? नगरपालिका है, नगरपालिका के भीतर गंदी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों की आधारभूत सुविधाओं के लिए गया है। इसका नाम ही यही दिया गया है। प्रत्येक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन से नगरीय गरीबों के आधारभूत सेवा निधि के नाम से एक निधि का गठन किया गया है। नगरीय गरीबों की आधारभूत निधि के नाम से 89 क के अंतर्गत किया गया है, जिसे धारा में आगे निधि के रूप में निर्दिष्ट किया गया। ऐसा प्रतिशत जो कि किसी वार्षिक बजट अनुदानों के 25%, ये कितना होना चाहिए? देखो यहां से आएगा क्वेश्चन, तो ये कितना होना चाहिए अनुदानों के? जितना भी वार्षिक बजट है उसका 25% से कम नहीं हो। ये अपने गरीबों के लिए बाद में किया गया है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए। नगर पालिकाओं के भीतर गंदी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के प्रयोजन के लिए चिन्हित होगा और अनन्य रूप से उसी के लिए उपयोग में लिया जाएगा। ऐसी कोई रकम जो चालू वर्ष के लिए उपयुक्त रह गई हो व्यवगत नहीं होगी। अब इनके लिए जो भी कोई बजट था व्यवगत नहीं होगी, मतलब जो नॉन लैप्सेबल है, लैप्स नहीं होती है। जैसे इनको 2500 रुपये, 25 करोड़ रुपए समझ लीजिए, ये इनके लिए इनकम रखी गई। 25 करोड़ रख लो, 30 करोड़ रख लो, ठीक ना। ये 30 करोड़ रुपए रखी। अब ये 30 करोड़ में से खर्च किया इन्होंने, 25 करोड़ खर्च कर दिया। 5 करोड़ रुपए है वो क्या है, उनके आगे के जो वित्तीय वर्ष है उसके अंतर्गत वो जुड़ जाएगी। जैसे जो अपने आरक्षण के अंतर्गत बैकलॉग होता है ना, वो बैकलॉग की तरह ये लैप्स नहीं होते हैं। ये पैसे आगे से आगे, जैसे सांसद निधि है, सांसद निधि में भी यही चीज है, नॉन लैप्सेबल होती है, निधि में जमा की जाएगी। आगामी वर्ष में उस बजट के अनुदानों के अतिरिक्त उपयोग में लिए जाने वाले उपलब्ध रहेगी। ये इसके अंतर्गत मुख्यतः बात की गई है। और इसमें देखो बहुत सारी चीजें लिखी है। निधि में नगरपालिका बजट संसाधनों में आवंटन किया गया। नगरपालिका के स्वयं राजस्व संसाधन जैसे कि कर, फीस, उपयोगिता प्रभार, समुनिधित कोई राजस्व हो, कैसे कहां से ये जैसे उपलब्ध की जाती है, ये चीजें लिखी है। केंद्रीय राज्य वित्त आयोग के सरकारी यंत्रण द्वारा गरीबों या सेवाओं की व्यष्टियों और संगठनों दानदाता कोई दे रहा हो तो, कोई अनुदान दे रहा हो तो, कोई नगरपालिका की आस्तियां विक्रय, कोई नगरपालिका की चीज को बेचा जा रहा है, तब ऐसी स्थिति के अंतर्गत अन्य संसाधन जो नगरपालिका द्वारा अवधारित किए गए हो, ये सब के सब इस निधि के अंतर्गत डाले जाएंगे। अब निधि को किसी राष्ट्रीय बैंक में खोले गए पृथक खाते में रखी जाएगी, जिससे नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं निधि के नाम से जाना जाएगा। ये एक बैंक की तरह काम कर रही है। निधि लेखा शीर्षों लेखा के प्रचलन के लिए राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा निर्देशिका के अनुसार विस्तृत लेखा शीर्षों सहित लेखा के पृथक प्राथमिक पुस्तकें इस प्रकार से इनको भी संधारण का काम भी करेगी। अब देखो और भी बहुत सारी इसमें चीजें लिखी हुई है, इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। जो काम की चीजें हैं वो अगले आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट अगले क्लास के अंतर्गत मिल जाएगी। जो बड़ी चीज आ रही है मैं बता रहा हूं, उसके अंतर्गत अपन 5 स्टार भी लगा रहे हैं। नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निधियों के आवंटन, इसके उपयोग का ब्यौरा रखा जाएगा। पूर्व वर्ष के तत्संबंधी आंकड़ों के लिए वार्षिक नगरपालिका बजट के साथ में संलग्न किया जाएगा। जो भी काम इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होनी है। फिर देखो इस धारा में यथा उपबंधित सेवाएं नगरपालिका निधि के प्रांचलन और उसके लेखा परीक्षा से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अधीन गठित निधि में लागू होंगे। तो इसमें कोई ऐसा निधि अकॉर्डिंग टू एक्ट होगी। नगरपालिका द्वारा प्राप्त ऐसा कोई भी अनुदान या अभिदाय चाहे किसी भी नाम से जाना जाए जो अनन्य रूप से गंदी बस्तियों के क्षेत्र में विकास के लिए उपयुक्त चिन्हित निधियों में भाग नहीं होगा, उपयुक्त चिन्हित भाग नहीं होगा। यह कह रहा है नगरपालिका द्वारा प्राप्त ऐसा कोई भी अनुदान या अभिदाय चाहे किसी भी नाम से जाना जाता है, कोई और दूसरा ग्रांट दी जा रही है जो गंदी बस्तियों के क्षेत्रों के विकास है के लिए है, तो उपयुक्त जो निधि है उससे
उसका भाग नहीं माना जाएगा, ये अलग चीज़ है, ग्रांट है ना। अब देखो नेक्स्ट है आधारभूत सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें। अब आधारभूत सेवाओं में जल प्रदाय, जल निकासी, मल वहन, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण सबके लिए, भी गरीबों के लिए सामूहिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, सड़कों को जोड़ना, मार्गों में प्रकाश, सार्वजनिक उद्यान, खेल मैदान, सामुदायिक जीविका केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र, निर्धनों के सामर्थ्य रूप से आवासन, नगरपालिका द्वारा यथा उधारित अन्य सेवाओं में प्रत्यक्ष उपयुक्त पूंजी राजस्व और उनके वेतन, किंतु इसमें वेतन मजदूरी जो गरीबों के आधारभूत सेवाएं देने के लिए प्रत्यक्ष और विनिर्दिष्ट उपगत नहीं हुई है, सहित स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं होंगे। ये जो उनके दूसरे जो इनके वेतन वाले खर्चे हैं वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब कोई न कोई आधारभूत चीजों के अंतर्गत इसके काम किया जा सकता है। अब देखो इसको अगर यदि शॉर्ट एंड स्वीट अभी अपने जितनी भी चीजें देखिए उसके बारे में यदि अपन इसका रिपीट रिवीजन देखें तो सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें दे रखी है, तो हम देखो उन चीजों को अपन एक बार रिकॉल करते हुए चले। रिकॉल करने का मतलब यहां पे यह है कि जो अतिशेष धन है, अतिशेष धन का विनिधान, अतिशेष मतलब कि जो एक्स्ट्रा धन है उसका इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी, कैसे उसका इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब इन्वेस्टमेंट किए जाने के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहला क्या है, यदि किसी भी अपने फंड के अंतर्गत है, किसी भी बजट के अंतर्गत है तो उसका हस्तांतरण किया जा सकता है। एक चीज तो ये लिखी हुई है। दूसरी चीज लिखी हुई है पर कमर्शियली, यदि कोई कमर्शियली इसके अंतर्गत पैसा है तो उसका इधर से इधर निवेश नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज इसके अंतर्गत यदि आप देखोगे तो इसके अंतर्गत जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको कई बैंकों के अंतर्गत और लघु बचत खातों में जमा किया जा सकता है। ये इसके अंतर्गत मुख्य बात लिखी हुई है, ये इसका शॉर्ट पॉइंट है, की पॉइंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए नगर पालिकाओं के बजट प्रांकलन तैयार करना। अब बजट प्रांकलन की तैयार करने के लिए सबसे पहले कौन करेगा, नगर पालिका अधिकारी करेगा, नगर पालिका का अधिकारी करेगा। और क्या करेगा, कब तक करेगा, ये 15 जनवरी तक कर देगा। और इसके अंतर्गत क्या करेगा, स्थापना की अनुसूचियां बनाएगा और इसका पूरा आय और व्यय का ये लेखा जोखा देगा, आय और व्यय का लेखा जोखा। अब इसने जो भी काम कर लिया है वो 31 जनवरी तक कौन करेगा, ये जो इसका अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष रखेगा। अब इस अध्यक्ष के अलावा परंतु इसमें कौन कौन से जो बजट प्रांकलन के जो प्रस्ताव है वो नहीं रखे जा सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, जैसे नए पदों का कोई सृजन करना हो, नए रिक्त पदों का भरना हो, नए वाहन खरीदना हो, स्थायी संपत्ति हो, या किसी व्यक्ति के लिए जो अनुदान ग्रांट अपने संस्थान को अनुदान देना हो तो वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं किए जाएंगे, किसी प्राइवेट व्यक्ति को। 88 के अंतर्गत दिया हुआ नगर पालिका के बजट प्रांकलन की मंजूरी ये कब तक होगी, 15 फरवरी तक होगी। अब ये भी नहीं कर पाता है तो वो वहाँ नगर पालिका का जो सीईओ होगा उसको 28 फरवरी तक को उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा और राज्य सरकार उस बजट को मान लेगी कि इन्होंने बजट भेज दिया, अनुमोदित इन्होंने कर दिया है। अब यदि इसके अंतर्गत कोई भी धनराशि है वो उसके बजट अनुदान के अकॉर्डिंग खर्च होगी, बजट अनुदान के जो मंजूर किया है उसके अकॉर्डिंग होगी। यदि कोई खर्च करता है तो नगर पालिका अधिकारी और जो वहाँ का अपने अन्य व्यक्ति जो भी उसके अंतर्गत जो अध्यक्ष वगैरह है वो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। 89 के अंतर्गत किया गया है बजट अनुदान में परिवर्तित करने की शक्ति, पावर टू अल्टर बजट। देखो अब इसके अंतर्गत क्या किया है, बजट को किसी के अंतर्गत परिवर्तन करने की शक्ति दी गई। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष के अंतर्गत इसके अंतर्गत चेंज किया जा सकता है। ये कोई हेड है उसका हेड चेंज किया जा सकता है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत अनुशंसा किसकी होगी, अपने बजट को कम करना, इसके लिए इसको परिवर्तित करने के लिए इसमें जो वित्तीय समिति उसकी आवश्यकता इतनी नहीं रहती है ना, वित्तीय समिति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं रहती है। इसको और देखोगे आपको पता चल जाएगा क्या क्या इसमें आ रहे हैं। अब आती है जो गरीब है उनके आधारभूत सेवाओं के गठन की बात की गई है। अब जो नगरीय गरीब है उनके आधारभूत गठन के लिए क्या गया, सबसे पहली बात तो आपको इसके अंतर्गत रखना है, ये कम से कम कितना होना चाहिए, निधि 25% होनी चाहिए। इसी नाम से बनी हुई है, गरीब और आधारभूत सेवा निधि के नाम से बनी हुई है। और ये किस प्रकार का, नॉन लैप्सेबल है। इसका मतलब इसको आगे यदि पूरा खर्च नहीं हो रहा तो आगे के वर्ष के अंतर्गत जोड़ दिया जाता है। अब इसमें मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हो जाएगी भाई, पानी, शौचालय, बिजली, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन, इस प्रकार के काम इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं।
बाकी इस निधि में कौन कौन सी निधियां शामिल नहीं होगी, कोई सरकारी अनुदान है, दान है, संपत्ति को कोई इस प्रकार की राशि इसमें शामिल नहीं की जाती है। तो कुछ इस प्रकार की मोटी मोटी चीज़ें रखी गई है। बाकी आप इसको वापस से समराइज देखोगे तो आपको और भी पता चल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर देखो क्वेश्चन की, प्रत्येक नगर पालिका एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द एनुअल बजट ईच म्यूनिसिपलिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट फंड बेसिक सर्विसेज अर्बन पुअर। प्रत्येक नगर पालिका वार्षिक बजट में कम से कितने प्रतिशत गरीबों के लिए रखेगी, 25% रखेगी। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई नगर पालिका बजट प्रांगण पारित करने में विफल रहती है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी राज्य सरकार के समक्ष कब तक पेश करेगा, तो 28 फरवरी तक उसको पेश करना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें देखो ये भी लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले तो 15 जनवरी तक तो उसको सीईओ को ये पेश करेगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अब उसके बाद में 31 जनवरी है, तो 31 जनवरी को क्या होगा कि जो अपने अध्यक्ष है वो उसके समक्ष रखेगा। 15 फरवरी तक इनको पास करना पड़ेगा, ये नहीं करते हैं तो 28 फरवरी तक पास हो जाएगा। ये सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, नगर पालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बजट में कौन से प्रस्ताव सम्मिलित नहीं कर सकती है, नए पदों का सृजन नहीं कर सकती, स्थावर संपत्ति क्रय, नए यान, तो उपरोक्त सभी संगत है। ये इस प्रकार के कार्य नहीं किए जा सकते हैं। आपको देखो एमसीक्यू से आपके एक माइंड विजन क्लियर होता है और आपको पता चलता है कि किस प्रकार से इसको पढ़ना है। द बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शैल बी मेड बाय म्यूनिसिपैलिटी। नगर पालिका आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाया जाएगा। अब अपन ने यहाँ पर बनाए जाने की बात की गई है। बनाया जाएगा, मंजूरी अलग चीज है, बनाए जाने की बात है 15 जनवरी से पूर्व है। कौन बनाएगा, सीईओ बनाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के बजट को मंजूरी किस धारा में है, जो नगरपालिका के जो बजट की मंजूरी है वो किसके अंतर्गत दी है, वो 88 के अंतर्गत दी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 88 सी ऑप्शन हो जाएगा। 89 का क्या दिया हुआ है, ये जो गरीबों के लिए गरीबों के मूलभूत सेवा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मूलभूत सेवाओं के लिए जो निधि बनाई गई उसके बारे में 89 का के अंतर्गत दिया हुआ है। 87 के अंतर्गत क्या चीज़ दी हुई है, देखो ये तो मंजूरी दी है, तो यहाँ बनाने की बात की गई है। बजट प्रांकलन बनाना, एस्टिमेट करना, बजट प्रांकलन बनाना। 85 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, ये लेखाओं का प्रचालन दिया हुआ है, लेखाओं का प्रचालन दिया हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी की चीज़ अपन नेक्स्ट कल क्लास के अंतर्गत, और कल ही आपको टेस्ट के लिए भी रेडी रहना है और आप और अच्छे से पूरे मनोयोग के साथ में पढ़ते रहें, पूरा फोकस होकर के काम करें, क्योंकि अभी नवरात्र थे, कुछ फंक्शन की वजह से आप इतना अच्छे से नहीं भी पढ़ पाए होंगे, फिर भी अपने आप को बार बार इस चीज़ को अच्छे से काम करते रहें और खूब मन लगा करके पढ़ें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।